नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम बीकॉम पार्ट सेकंड का हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है परिवर्तकों की वैधानिक स्थिति, अर्थात जो परिवर्तक होते हैं। तो पहले एक बार छोटे छोटे रूप में हम समझ लेते हैं कि ये परिवर्तक होता क्या है। ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी का निर्माण करते हो, जो कंपनी के निर्माण के प्रारंभिक कार्य करते हो, वो व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह है, वो प्रवर्तक कहलाते हैं। तो आज हम प्रवर्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रवर्तकों की परिभाषाओं के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है कि प्रवर्तक कौन होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, उनके प्रारंभिक कार्य क्या होते हैं, ये सब हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है परिवर्तकों की वैधानिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे हम, तथा परिवर्तकों के कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परिवर्तकों की वैधानिक स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं कि परिवर्तक वास्तव में क्या है। वैधानिक दृष्टि से अर्थात कानूनी दृष्टि से परिवर्तक कौन होते हैं। तो अगर हम कानून की स्थिति देखते हैं, कानून के द्वारा अगर देखते हैं कि परिवर्तक क्या है, तो हमारी बुक जो है उसमें 3 प्रकार के पॉइंट दे रखे हैं कि कंपनी और परिवर्तक के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। ये बच्चों हर व्यक्ति के दिमाग में प्रश्न चलता है कि परिवर्तक जो होते हैं किसी कंपनी का निर्माण करते हैं, किसी कंपनी के निर्माण के सारे कार्य जो करने होते हैं वो व्यक्ति या व्यक्ति का समूह होता है, वो परिवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवर्तक की वैधानिक स्थिति अर्थात कानून की नजरों में परिवर्तकों की स्थिति क्या होती है, उसके बारे में आज हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे विद्यार्थियों, इसका पहला पॉइंट है प्रवर्तक कंपनी के एजेंट नहीं होते। परिवर्तक जो होते हैं कभी भी कंपनी के एजेंट नहीं होते। ध्यान से देखना विद्यार्थियों कि किसी भी कंपनी का एजेंट बनने के लिए पहले उस कंपनी का अस्तित्व में होना आवश्यक है। अगर कंपनी ही अस्तित्व में नहीं है तो क्या आप उसके एजेंट बन सकते हो क्या? जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मैं अगर यह कह दूं कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका एजेंट हूं, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूं अर्थात पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का होना जरूरी है। जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी तब मैं इसका एजेंट बन पाऊंगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी नहीं होगी तो क्या मैं इसका एजेंट बन पाऊंगा क्या? नहीं बन सकता ना। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज का एजेंट बनने के लिए, किसी भी कंपनी का एजेंट बनने के लिए वो कंपनी का होना जरूरी है, उस संस्था का होना जरूरी है। अब बात आती है प्रवर्तक। प्रवर्तक तो ऐसे व्यक्ति है जो किसी कंपनी का निर्माण करते हैं। तो कंपनी तब कहलाएगी जब उसका गवर्नमेंट की नजरों में समावेशन अर्थात रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब कंपनी कहलाएगी। तो प्रवर्तक वो रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, वही व्यक्ति या व्यक्ति का समूह होगा, वही प्रवर्तक कहलाएगा। तो यहाँ पर बताइए कि प्रवर्तक एजेंट हो सकते हैं क्या? फिर बिल्कुल नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कंपनी अभी अस्तित्व में नहीं है। जब कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी उसके बाद में इसके एजेंट बनेंगे, इससे पहले इसके एजेंट नहीं बन सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं किसी कंपनी का प्रवर्तक हूं या एजेंट हूं, तो प्रवर्तक तो ठीक है लेकिन वो एजेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंपनी का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। कंपनी का निर्माण हो जाता तो उसकी स्थिति अलग हो जाती, उसकी स्थिति कुछ अलग हो जाती, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। परंतु अगर कंपनी का निर्माण नहीं हुआ है तो कंपनी का निर्माण की प्रारंभिक तैयारियां करने वाले जितने भी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह रहेगा वो प्रवर्तक ही समझे जाएंगे। इसलिए केवल प्रवर्तक रहेंगे, कंपनी के एजेंट किसी भी स्थिति में नहीं हो सकते। दूसरा हमारा पॉइंट है इसका, प्रवर्तक कंपनी के प्रन्यासी नहीं होते। प्रन्यासी का मतलब होता है ट्रस्टी होना।
जो किसी संस्था की देखभाल करे, ऐसे व्यक्ति का एक समूह होना, जो संस्था की रूपरेखा को समझे, उनके लिए काम करे। तो बताइए ट्रस्टी होना, तो अब ये बात भी गौर करने वाली है कि ट्रस्टी भी उस संस्था का बनाया जा सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया हो, जिसे हम कंपनी कह सकते हो, या किसी न किसी प्रकार से व्यापार करती हो और उसका गवर्नमेंट की नज़रों में कोई अस्तित्व हो, हम उसके ट्रस्टी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी का निर्माण ही नहीं हुआ हो तो उस कंपनी के कोई ट्रस्टी बन सकता है क्या? भाई अगर मैं ये कह दूं कि एक पेड़ है, ये पेड़ है, मैं इस पेड़ की छाया में बैठा हूं, तो पेड़ होगा तभी तो हम इसकी छाया में बैठेंगे। जब पेड़ ही नहीं है तो आप इसकी छाया में बैठ सकते हो क्या? तो इसी प्रकार से जब कोई संस्था ही नहीं है, जब कोई कंपनी ही नहीं है, तो उसका ट्रस्टी कैसे बन सकते हो? तो ये पॉसिबल नहीं है कि जब कोई संस्था ही नहीं है तो हम उसका ट्रस्टी भी नहीं बन सकते। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है जो हमने पहले पढ़ी है, एजेंट की स्थिति में पढ़ी है। किसी कंपनी का एजेंट बनने के लिए कंपनी का होना जरूरी होता है, उसी प्रकार से एक कंपनी का ट्रस्टी होने के लिए उस कंपनी का, उस संस्था का होना जरूरी है। अब बात आती है कि एक प्रवर्तक जो होता है वो नई कंपनी का एजेंट होता है, नई कंपनी का ट्रस्टी होता है। तो प्रवर्तक और कंपनी के बीच में संबंध क्या होता है? तो विद्यार्थियों ये बहुत ही एक मानने वाली चीज़ है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, किसी भी बुक में विस्तृत जानकारी नहीं है उसकी। तो कंपनी और जो प्रवर्तक होंगे इनके बीच में केवल एक ही संबंध होगा, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, विश्वास का संबंध। अर्थात कंपनी और प्रवर्तक के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसे हम केवल विश्वास का संबंध कहते हैं। कंपनी को प्रवर्तकों पर विश्वास होगा और प्रवर्तकों को कंपनी पर विश्वास होगा। ये जो विश्वास होगा, जो संबंध जो होगा, ये संबंध विश्वास संबंध जो होगा वही एक कंपनी और एक प्रवर्तक जो होते हैं इनके मध्य में पाया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने पढ़ा है कि प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति क्या होती है। फिर से देख लेंगे, प्रवर्तक जो होते हैं कंपनी के एजेंट नहीं हो सकते क्योंकि तब तक कंपनी होती नहीं है। प्रवर्तक जो होंगे वो प्रन्यासी अर्थात ट्रस्टी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कंपनी अस्तित्व भी नहीं थी। तो कंपनी और प्रवर्तक जो है इनके बीच में एक संबंध पाया जाता है, वो पाया जाता है विश्वास से, अर्थात विश्वास का संबंध पाया जाता है। और ये विश्वास का संबंध ही किसी व्यक्ति को या प्रवर्तकों को कंपनी का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक है, इसी का इसमें चलते हैं, प्रवर्तकों के कर्तव्य। अब बात आती है कि प्रवर्तकों के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। कि पूरी कंपनी की बागडोर जो होती है, जब तक कंपनी का निर्माण नहीं हो जाता वो प्रवर्तकों के हाथ में होती है। तो वैधानिक स्थिति में भी प्रवर्तक जो होते हैं कंपनी के निर्माण के पहले के सारे काम करते हैं। तो किसी न किसी प्रकार के उनके कुछ कर्तव्य होते हैं। वो कर्तव्य कौन से होंगे, आज हम कर्तव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम कर्तव्य को पढ़ लेते हैं। कर्तव्य का हमारा पहला पॉइंट है सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बताना। अर्थात अगर प्रवर्तक कंपनी के लिए किसी भी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तो उन सभी कार्यों को प्रवर्तकों को कंपनी का निर्माण होने के बाद में कंपनी को बता देना चाहिए। अगर प्रवर्तक इस बात को छुपाता है तो और कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है तो उसकी जो क्षतिपूर्ति जो होगी वो प्रवर्तक को ही करनी पड़ेगी। भले ही उसने कंपनी का निर्माण क्यों नहीं किया हो, फिर भी क्षतिपूर्ति प्रवर्तक को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कंपनी की जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण तथ्य जो थे, उनको छुपाया है। इसलिए प्रवर्तकों का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो कंपनी को बता देने
चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है गुप्त लाभ न कमाना। कई बार प्रवर्तक जो है वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं, कार्य देखो विद्यार्थियों कंपनी के लिए करते हैं, लेकिन उसमें उनको भी व्यक्तिगत लाभ मिल जाता है। जैसे किसी कंपनी के लिए प्रवर्तक कोई वस्तु खरीदते हैं तो उनको कमीशन मिल जाता है। तो इस प्रकार से प्रवर्तक को काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे गुप्त लाभ भी मिल जाते हैं। तो ऐसे गुप्त लाभों को प्रवर्तकों को कंपनी को बता देना चाहिए। ऐसे गुप्त लाभ जो होंगे वो कंपनी को, जो प्रवर्तक जो होते हैं कंपनी को बताएंगे, उनको छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो ऐसा छुपाते हैं, अगर गुप्त लाभ को अगर वो छुपाते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी उन समस्त सौदों को रद्द कर सकती है। तीसरा विद्यार्थियों, सौदे के हितों को प्रकट करना। अगर प्रवर्तक कंपनी के लिए किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय करती है, किसी प्रकार के सौदे करती है, तो उन सौदों की पूरी जानकारी कंपनी को दे देनी चाहिए। ध्यान रखना विद्यार्थियों, कंपनी के निर्माण के बाद में जानकारी देनी है हमें। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कंपनी नहीं बनेगी। लेकिन कंपनी का निर्माण हो गया है, वो अस्तित्व में आ गई है, उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उसको मिल गया है, तब पूरी जानकारी कंपनी को दे देनी चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों, बिना बताए अपनी संपत्ति न बेचना। कई बार जो प्रवर्तक होते हैं वो बिना बताए अपनी संपत्ति जो होती है वो संपत्ति कंपनी को बेच देते हैं। तो जब भी प्रवर्तक अपनी संपत्ति कंपनी को बेचते हैं तो कंपनी को इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए कि मैं अपनी कंपनी जो संपत्ति जो है इस भाव में कंपनी को बेच रहा हूँ। इसकी पूरी रूपरेखा, इसका पूरा चिट्ठा बनाकर और कंपनी को जानकारी, कंपनी को बता देना चाहिए, पूरी जानकारी दे देनी चाहिए। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, पांचवा पॉइंट हमारा क्रय संपत्ति का पूर्ण विवरण देना। अब हमें ये पता है कि कंपनी का निर्माण जब हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के बाद में उनका निर्माण होने वाला है, तो इससे पहले कंपनी के लिए काफ़ी सारी की चीज़ें खरीदनी होती है। कंपनी में मशीनरी खरीदनी होती है, कंप्यूटर खरीदना होता है, रॉ मटेरियल खरीदना होता है, तो काफ़ी सारी वस्तुओं को हमें खरीदना होता है। तो आप जो वस्तु खरीद रहे हैं, अर्थात प्रवर्तक जो वस्तुएं खरीद रहे हैं, इसकी पूर्ण जानकारी जो है, पूर्ण विवरण जो है, इनके बिल वगैरह जो है वो कंपनी को बता देनी चाहिए, कंपनी को सबमिट करवा देनी चाहिए जब कंपनी का निर्माण हो जाएगा, समामेलन हो जाएगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, धनराशि न लौटाने पर दायित्व। अगर कोई भी कंपनी या प्रवर्तक किसी प्रकार की धनराशि नहीं लौटाता है तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्णित है। स्वतंत्र संचालक न बनना। विद्यार्थियों देखेंगे एक बार, कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग स्वतंत्र संचालक जो होते हैं वो एक प्रवर्तक जो है वो स्वतंत्र संचालक का पद धारण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रवर्तक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है किसी कंपनी के लिए। अगर वो भी अगर स्वतंत्र संचालक बन जाता है तो आगे जाके कंपनी का शोषण भी हो सकता है, क्योंकि उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। ये अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, प्रवर्तक जो होता है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ भी असंवैधानिक या गैर कानूनी कार्य कर सकता है। इसलिए स्वतंत्र संचालक जो होता है वो कंपनी का स्वतंत्र संचालक प्रवर्तक जो है वो नहीं बन सकता। प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर देना। देखिए विद्यार्थियों, अगर प्रवर्तकों की स्थिति अच्छी है, उनका व्यक्तित्व जो है व्यवसाय को लेकर अच्छा है, तो सामान्य जनता या उनके रिश्तेदार जो होंगे वो कंपनी में किसी न किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करेंगे।
और जब वो कंपनी के अंदर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं तो उनको पता होता है कि हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है। तो ऐसी स्थिति में वो कंपनी से क्रय विक्रय तो कर लेते हैं, परंतु आगे जाकर कंपनी अपने उद्देश्य को परिवर्तित कर देती है। अब जब कंपनी ने अपने उद्देश्य जो है उनमें परिवर्तन कर दिया है तो सभी प्रतिभूतियों के धारकों को जो वो उद्देश्य पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिनको नया उद्देश्य पसंद है वो अपनी प्रतिभूतियां जो है कंपनी में रहने दें, और जिन व्यक्तियों को नया उद्देश्य पसंद नहीं आता है उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रतिभूतियां जो होती है वो कंपनी से बाहर वापस निकाल सके। ऐसा उनको मौका दिया जाता है, उनको एक अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वो अपनी कंपनी के अंदर लगी हुई अपनी प्रतिभूतियों को वापस निकाल सके। आगे चलते विद्यार्थियों, अधिकरण के समक्ष समय समय पर उपस्थित होना। तो पहली बात आती है विद्यार्थियों, अधिकरण क्या होता है? अधिकरण का मतलब ये होता है कि एक कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें बहुत सारे सरकारी व गैर सरकारी जितने भी संस्थान होती है उनसे संपर्क करना पड़ता है, उनसे किसी न किसी प्रकार का अनुबंध करना पड़ता है। तो इस प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का जो समूह जो होगा उसे हम सामूहिक रूप से अधिकरण कर देते हैं, ये अधिकरण है। तो जब ये अधिकरण जो होता है वो प्रवर्तकों को अगर बुलाता है तो प्रवर्तकों को समय समय पर उन अधिकरण के सामने उपस्थित होना पड़ता है, और ये उपस्थिति कंपनी के भलाई के लिए होती है। अधिकरण को तभी बुलाएगा जब वो कंपनी में किसी प्रकार की गलत हरकत देखता है या किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करनी होती है, तब अधिकरण जो होता है वो उन प्रवर्तकों को अधिकरण जो है वो बुलवाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तकों को समय समय पर अधिकरण के समक्ष जो है उपस्थित हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक केवल इतना ही है। हमने जो आज पढ़ा है वो पढ़ा है प्रवर्तकों की वैधानिक स्थिति, और दूसरा हमने पढ़ा है प्रवर्तकों के कर्तव्य। ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं पढ़ पाए हैं क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमने जितना पढ़ा है मेन चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ ली है। धन्यवाद।